हेलो, गुड इवनिंग सभी साथियों को। भव्य भक्ति ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम हमारे राजस्थान हिस्ट्री के जो ऑनलाइन क्लासेस देख रहे थे आरएस प्रीलिम्स के लिए, तो हम मेवाड़ के इतिहास कर रहे थे। हालांकि कुछ ज्यादा ही क्लासेस हो चुके हैं, लेकिन फाइनली आज मेवाड़ के इतिहास की क्या है, आज आखिरी क्लास है कि इसके बाद में क्या है, मेवाड़ का इतिहास है वह खत्म हो जाएगा। और उसके बाद में हम कल जो बाकी हमने क्लास फर्स्ट की शुरुआत में हमने पढ़ा था, हमने क्लास फर्स्ट की शुरुआत में क्या पढ़ा था कि कुछ गुहिल रियासतें हैं राजस्थान में। मेवाड़ के अलावा भी क्या थी, कुछ गुहिल रियासतें थी। कौन कौन सी वे गुहिल रियासतें थी? तो जैसे कि हमने पढ़ा था, एक तो हमारी बांसवाड़ा थी, एक हमारी बांसवाड़ा थी, एक हमारी प्रतापगढ़ थी, एक हमारी डूंगरपुर। यह सभी क्या है, यहाँ पर भी कौन से वंश का शासन था? यहाँ पर भी गोहिल वंश का शासन था। तो कल की क्लास में हम छोटी छोटी रियासतों को खत्म कर लेंगे ताकि गोहिल वंश से रिलेटेड हमारा कोई भी सवाल जो कि एग्जाम में पूछा जाए वैसे भी क्या है हम कवर कर सके। हालांकि लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था, कौन से महाराणा के बारे में हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे महाराणा राज सिंह। किसके बारे में पढ़ रहे थे हम? महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह ने मुगल मेवाड़ संधि के बाद में मेवाड़ के ऐसे पहले राणा हुए हैं जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध में क्या अपनाई थी, आक्रामक नीति अपनाई थी। और अगर इनके समकालीन मुगल बादशाहों की बात करें तो इनके समकालीन मुगल बादशाह कौन कौन थे? एक तो थे शाहजहां। कौन कौन थे? एक तो थे शाहजहां। इनके खिलाफ क्या इन्होंने आक्रामक नीति अपनाई थी कि जैसे कि चित्तौड़ किले का क्या करवा दिया इन्होंने? पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया। चित्तौड़ किले का क्या करवा दिया? पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया। दूसरे राजा जो दूसरे मुगल बादशाह जो इनके समकालीन थे वह कौन थे? वह थे औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब। औरंगजेब क्या है? दूसरे इनके समकालीन मुगल बादशाह थे। इनके खिलाफ में इन्होंने क्या क्या फरमान लागू किए थे कि कोई भी अगर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है उनको अगर औरंगजेब से खतरा है तो वह मेरे शरण में ले जाए ताकि मैं उन मूर्तियों की रक्षा करूंगा। साथ के साथ में कोई भी अगर हिंदू राजकुमारी है जिसे कोई भी मुगल या औरंगजेब जबरन विवाह करना चाहे तो वह मेरी शरण में आ सकती है, मुझे वह बता सकती है, तो क्या करूंगा मैं उस राजकुमारी की रक्षा करूंगा। ठीक वैसे ही एक अजमेर में एक जगह पड़ती है, कौन सी जगह है? रूपनगढ़। अजमेर की एक जगह पड़ती है, कौन सी है? रूपनगढ़। कहां पर है ये? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। वहां की एक राजकुमारी थी, उस राजकुमारी का क्या नाम था? उस राजकुमारी का नाम था चारुमती। उस राजकुमारी का क्या नाम था? चारुमती। चारुमती बेहद सुंदर महिला कहाँ की राजकुमारी है? रूपनगढ़, जो कौन सी जिले में पड़ता है? अजमेर जिले में पड़ता है। जब चारुमती एक दिन अपने सहेलियों के साथ में नगर भ्रमण के लिए निकली तो नगर का मार्केट लगता है, मार्केट में उसे एक बुढ़िया मिलती है जो कि कहां से आई हुई है? दिल्ली से आई हुई है। उसके पास में कुछ पोस्टर होते हैं। चारुमती उस बूढ़ी महिला के पास जाती है और उन पोस्टरों को देखती है और वह वहां से कुछ पोस्टर जैसे कि पृथ्वीराज चौहान के हो गए, बप्पा रावल के हो गए, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप आदि सभी के पोस्टर क्या है वह पसंद कर लेती है। बूढ़ी महिला से बोलते हैं कि आपने सभी योद्धाओं का तो पोस्टर ले लीजिए, आप ये वाला पोस्टर भी लीजिए। चारुमती जिज्ञासा से पूछते हैं कि ये योद्धा कौन है, ये किस योद्धा का पोस्टर है? तो बूढ़ी महिला कहती है कि यह औरंगजेब का चित्र है। चारुमती बोलती कि अच्छा, तो यह है मुगल बादशाह औरंगजेब जो कि हिंदुओं को सताता है, उसका चित्र है? तो बूढ़ी महिला बोलती कि हाँ, यह मुगल बादशाह औरंगजेब का चित्र है, मैं दिल्ली से आई हूँ, मैंने मुगल बादशाह को देखा है और यह क्या है? मुगल बादशाह औरंगजेब का चित्र है। चारुमती उस बूढ़ी महिला से वह औरंगजेब का चित्र ले लेती है और उस चित्र को लेकर उस चित्र के ऊपर अपनी जूतियों से मारने लगती है और साथ में जो उनकी सहेलियां और दासियां थी उन सभी से बोलती है कि इस चित्र पर क्या है, अपने जूते से मारो, क्योंकि औरंगजेब की यही औकात है। और वह चित्र को जूते से मार मार के क्या कर देती है, वह चित्र को फाड़ देती है और उस बूढ़ी महिला से कहते हैं कि अब कभी अगर हम दिल्ली जाओ तो यह चित्र आप औरंगजेब को देना और बोलना कि इसकी यह हालत किसने की है? रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने की है। वह बूढ़ी महिला जब दिल्ली जाती है तो यह पूरा वाक्य औरंगजेब को सुनाती है तो औरंगजेब गुस्से से लाल पीला हो जाता है और गुस्से से लाल पीला होकर वह कहां पर आक्रमण करने का आदेश देता है? रूपनगढ़ पर। रूपनगढ़ के राजा को जब यह समाचार पता लगता है तो वह अपनी राजकुमारी पर क्रोधित होता है कि तुझे क्या जरूरत थी
ये सब करने की। अब देख वो औरंगजेब हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है, हम एक छोटी रियासत और वह पूरे हिंदुस्तान का बादशाह, हम कैसे मुकाबला करेंगे। लेकिन चारुमती को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं होता है। लेकिन औरंगजेब शर्त रखता है कि या तो राजकुमारी चारुमती से मेरा विवाह किया करवाया जाए या फिर मैं रूपनगढ़ का अंत कर दूंगा। राजा भयभीत हो चुका था। रूपनगढ़ के जो राजा चारुमती के पिता वे भयभीत थे और वह अपनी पुत्री का मन ही मन औरंगजेब से विवाह कराने के लिए राजी हो गए थे। जब चारुमती को यह बात पता लगी तो थोड़ी विचलित हुई थी, लेकिन चारुमती यह भी जानती थी कि मेवाड़ के महाराणा कौन है, राज सिंह है। उन्होंने यह पूरे राजपुताना में संदेश फैलाया कि अगर कोई भी राजकुमारी जिससे औरंगजेब जबरन विवाह करना चाहे तो वह मुझे मैसेज कर सकती है। तो चारुमती ने तुरंत राज सिंह के पास में संदेश पहुंचाती है और उनसे बोलती है कि मैं रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती हूँ, औरंगजेब हमारे दरवाजे पर आक्रमण करने के लिए आ चुका है और उसकी शर्त यह है कि वह मुझसे क्या करना चाहता है, जबरन विवाह करना चाहता है। राज सिंह को जब यह समाचार मिलता है तो वह तुरंत रिप्लाई करते हैं और रिप्लाई में बोलते हैं कि आप राजकुमारी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपसे विवाह भी करूंगा और औरंगजेब का सामना भी करूंगा। तो इस तरह से क्या करते हैं, चारुमती से कौन विवाह कर लेते हैं, राज सिंह जी चारुमती से विवाह कर लेते हैं। किसके खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ वह विवाह कर लेते हैं। जब औरंगजेब को यह बात पता लगती है कि जिस लड़के से मैं विवाह करना चाहता था, जिस राजकुमारी से मैं विवाह करना चाहता था, उससे विवाह तो कौन कर ले गया, राज सिंह जी। किसने विवाह कर लिया, राज सिंह ने उससे विवाह कर लिया था। तो औरंगजेब और गुस्से में लाल पीला हो जाता है। लेकिन राज सिंह यह बात अच्छी तरह जानता था कि औरंगजेब अब मेवाड़ पर भी जरूर हमला करेगा और उसकी सेना कहां पर थी, उसकी सेना उस समय अजमेर रूपनगढ़ के पास में थी। तो राज सिंह अपने सेना नायकों को आदेश देता है कि आप लोग औरंगजेब की सेना का सामना कीजिए। अब मेवाड़ की सेना का प्रधान सेनापति कौन रहेगा, मेवाड़ की सेना का प्रधान सेनापति कौन रहेगा, चुंडावत। क्योंकि चुंडा के वंशजों को क्या बनाया गया था, मेवाड़ की सेना का प्रधान सेनापति। उस समय जो चुंडावत जी थे वह कौन थे, रतन सिंह। कौन थे, रतन सिंह चुंडावत जी। जिन दिनों घटनाक्रम हो रहा था उन्हीं दिनों क्या है, रतन सिंह चुंडावत जी की शादी हुई थी। और किससे हुई थी, एक हाडी राजकुमारी थी जिनका नाम क्या था, सहल कंवर। क्या नाम है उनकी रानी का, रतन सिंह चुंडावत जी की रानी का, उनका क्या नाम है, उनका नाम है सहल कंवर। यहाँ पे राज सिंह जी ने चारुमती से विवाह कर लिया और रतन सिंह चुंडावत जी किससे विवाह करते हैं, सहल कंवर से विवाह करते हैं। तो उन दिनों रतन सिंह जी क्या है, छुट्टी मनाने गए हुए थे, अपने घर गए हुए थे, मेवाड़ दरबार में नहीं थे। क्यों, क्योंकि उनकी शादी के कारण। और शादी किससे हो रही थी, सहल कंवर से हो रही थी। रतन सिंह चुंडावत जी जब सहल कंवर से शादी कर लेते हैं और जब उनके प्रथम मिलन की रात होती है, उसी दौरान राज सिंह जी का मैसेज रतन सिंह चुंडावत के पास आ जाता है। रतन सिंह चुंडावत के पास में जब ये मैसेज आता है कि मेवाड़ पर औरंगजेब हमला करने वाला है, राणा जी ने रूपनगढ़ की राजकुमारी से विवाह कर लिया है, इस कारण अब दुश्मन कभी भी अटैक कर सकता है और अब मेवाड़ की सेना का प्रधान सेनापति होने के नाते मुझे कहां पे जाना पड़ेगा, अब मुझे मेवाड़ जाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन सिर्फ दो लोगों के सामने आई थी, एक तो रतन सिंह चुंडावत जी थे और दूसरे बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी, जिनके पास भी उनकी शादी होती है और उनके पास भी बॉर्डर से ऑर्डर आते हैं। ठीक वैसी कंडीशन किसकी थी, रतन सिंह चुंडावत जी की थी। रतन सिंह चुंडावत जी जाते हैं, अपनी पत्नी सहल कंवर जी से बोलते हैं कि मेवाड़ महाराणा का आदेश है, मुझे युद्ध भूमि में जाना होगा, लेकिन मेरा मन विचलित हो रहा है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। लेकिन सहल कंवर उसे समझाती है कि पत्नी तो बाद में भी आ जाएगी, सबसे पहले हमारी क्या होती है, मातृभूमि होती है, आप जाइए और अपना धर्म निभाइए। ऐसे समझा बुझाकर रतन सिंह चुंडावत को सहल कंवर कहां भेज देती है, युद्ध लड़ने के लिए भेज देती है। जब रतन सिंह चुंडावत जी युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन बार बार उन्हें अपनी नई ब्याहता के स्वप्न आए और बार बार उसकी याद आए। तो रतन सिंह चुंडावत जी अपने एक सैनिक को बुलाकर बोलते हैं कि आप महल जाइए और मेरी पत्नी से कहिए कि वह मुझे कोई अपनी निशानी दे, जिससे क्या है कि मैं उनकी याद आए तो मैं उन्हें क्या कर लूं, उन्हें देख सकूं। तो रतन सिंह चुंडावत अपने एक सैनिक को किसके पास भेज देते हैं, अपनी रानी सहल कंवर के पास भेज देते हैं। वह सैनिक जाकर समाचार सुनाता है, सहल कंवर से बोलता है कि चुंडा जी को आपकी याद सता रही है, इसलिए आप क्या है अपनी कोई एक निशानी दे दीजिए, ताकि क्या है कि वह आपको उसे निशानी को देखकर आपको याद कर सके।
जब सहेल कौर ये समाचार सुनती है तो सहेल कौर मन ही मन सोचती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, मेरे पति सिर्फ मेरी याद में खोए रहे, तो वे युद्ध ढंग से नहीं लड़ पाएंगे, और एक बार वे युद्ध हार गए तो उन पे जन्मजात कलंक लगेगा, कलंक उन पे लगेगा, उनके वंशजों पे कलंक लगेगा, और कहीं ना कहीं मेरी भी प्रतिष्ठा धूमिल होगी अगर मेरा पति युद्ध हार के आ जाता है तो। क्योंकि पहले की रानियां बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि युद्ध भूमि में उनका पति हार जाए। सहेल कौर सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि मैं अपने पति को अपने बंधन से मुक्त कर दूं, जिससे मेरे पति का पूरा ध्यान केंद्रित सिर्फ अपने युद्ध पर हो सके। वह महान वीरांगना महिला पता नहीं क्या सोचती है, और तुरंत उस सैनिक के पास से उसकी तलवार लेकर अपना सिर काट देती है, और एक खत में लिखती है कि मेरा सिर ले जाकर क्या है मेरे पति को सौंप दिया जाए। जब वह सैनिक एक थाल में सजा हुआ रानी सहेल कौर का सिर रतन सिंह चुंडावत के पास लेकर जाता है, तो जब रतन सिंह चुंडावत जिज्ञासा से उस पर्दे को उठाते हैं जो थाल में रखे उसके सिर के ऊपर एक कपड़ा रखा हुआ था, उस पर्दे को जब उठाते हैं तो वे देखते हैं कि वहां पर क्या था, अपनी रानी का सिर था। यह देखकर एक पल के लिए तो रतन सिंह चुंडावत जी काम जाते हैं, लेकिन जब वे खत पढ़ते हैं कि मैंने अपने प्राणों की आहुति इसलिए दी है क्योंकि आप अपने स्वामी भक्ति से, आप अपने मातृभूमि के प्रति जो वफादारी है उससे विमुख हो रहे थे, आप सिर्फ अपनी पत्नी के याद में खो रहे थे, तो लीजिए मैंने खुद को ही समाप्त कर दिया ताकि अब आपको पीछे ये ना डर रहे कि मेरे पीछे मेरी पत्नी है। रतन सिंह चुंडावत जी जब ये समाचार पढ़ते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, और वह उस युद्ध में इतने घनघोर युद्ध लड़ते हैं, इतना भयंकर युद्ध लड़ते हैं, अपनी रानी सहेल कौर का सिर काटकर, मतलब जो अपनी रानी सहेल कौर का जो कटा हुआ सिर था उसके दोनों बालों को यहाँ से अपने गले में बांधकर सिर को अपने गले में लटका कर वह इतना भयंकर युद्ध लड़ते हैं कि दूर से दुश्मनों ने देखे तो दुश्मनों को उनमें एक तरह से भूत नजर आए कि पूरी तरह से खून में लथपथ होते हुए उन्होंने वह युद्ध इतना शानदार बहादुरी के साथ में लड़ा था कि औरंगजेब की सेना को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। और फाइनली ये युद्ध कौन जीता था? ये युद्ध जीता था महाराणा राज सिंह, और इसमें वीर गति को कौन प्राप्त होते हैं? रतन सिंह चुंडावत जी। और जो उनकी रानी थी जिनका क्या नाम था? सहेल कौर, क्योंकि हाडाओं की राजकुमारी थी इसलिए क्या कहलाती थी? हाडी रानी। क्या कहलाती थी? हाडी रानी। हाडी रानी सहेल कौर, इनकी बहादुरी के लिए आज भी ये हमारे लिए प्रातस्मरणीय है, आज भी ये हमारे राजस्थान में पूजनीय है। इसलिए इनकी बहादुरी के लिए जो हमारी एक राजस्थान पुलिस की एक बटालियन है, राजस्थान पुलिस की एक महिला बटालियन है, उस बटालियन का क्या नाम है? हाडी रानी बटालियन। यह हाडी रानी सहेल कौर के ऊपर इसका नाम रखा गया है। क्या नाम है? हाडी रानी बटालियन। क्या नाम है? हाडी रानी बटालियन। और रतन सिंह चुंडावत जी ने हाडी रानी से क्या मांगी थी? निशानी। निशानी को राजस्थानी भाषा में बोलते हैं सेनानी। क्या बोलते हैं? सेनानी। सेनानी का मतलब क्या होता है? निशानी। हाडी रानी और रतन सिंह चुंडावत जी की इस कहानी के आधार पर हमारे राजस्थान के कवि हुए हैं। कौन? मेघराज मुकुल। कौन कवि हुए हैं? मेघराज मुकुल। उन्होंने अपनी कविता लिखी है। कौन सी कविता लिखी है? सेनानी। कौन सी कविता लिखी है? सेनानी। किसके ऊपर है ये? तो यह हाडी रानी के ऊपर यह कविता लिखी गई है। कौन सी है? सेनानी। किसकी कविता है? मेघराज मुकुल की क्या है? यह कविता है। तो फाइनली ये युद्ध कौन जीतता है? तो यह युद्ध जीतते हैं राज सिंह जी, यह युद्ध जीत जाते हैं। तो यह कहानी थी जो कि कौन सी थी? रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की और रतन सिंह की। तो कैसे औरंगजेब के खिलाफ किसकी रक्षा करते हैं? वो हिंदू राजकुमारी की रक्षा करते हैं, और साथ के साथ में क्या करते हैं? हिंदू देवी देवताओं की रक्षा करते हैं। अब हम बाकी चीजें पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं महाराणा राज सिंह की क्या है? सांस्कृतिक उपलब्धियां। क्या पढ़ेंगे? महाराणा राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। क्या पढ़ेंगे? महाराणा राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। मैंने भी आपको बताया था कि इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ क्या किया था? हिंदू देवी देवता की मूर्ति की रक्षा की थी। उसी क्रम में इन्होंने किसका मंदिर का निर्माण करवाया था? श्रीनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया था? श्रीनाथ मंदिर। कहाँ पे है ये? सिहाड़। कहाँ पे है? सिहाड़। कौन सी जगह पड़ता है? नाथद्वारा। कौन सी जगह पड़ता है? नाथद्वारा। कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में। कौन सा मंदिर बनवाया था? श्रीनाथ जी का मंदिर, जो कि क्या है? फेमस है। श्रीनाथ जी का मंदिर जहां पर क्या है? मुकेश अंबानी भी हर साल आते हैं। कहां पे बना हुआ है? सिहाड़ नाथद्वारा में। किसने बनाया था? महाराणा राज सिंह ने। कहानी कुछ इसी प्रकार है कि औरंगजेब उन दिनों पूरे देश भर में मूर्ति तोड़ रहा था,
तो 1627 में, कब 1627 में दो पुजारी थे, एक का नाम था गोपाल दास जी और दूसरे का नाम था दामोदर दास। क्या क्या नाम है? गोपाल दास और दामोदर दास। यह हिंदू देवी देवता की कुछ मूर्तियां लेकर महाराणा राज सिंह के पास आते हैं। कहां से आते हैं? मथुरा से। कहां से आते हैं? मथुरा से। उन्हीं मूर्तियों में किसकी मूर्ति रहती है? श्रीनाथ जी की। उन्हीं मूर्तियों में किसकी मूर्ति रहती है? श्रीनाथ जी की मूर्ति। कहां से लाते हैं? मथुरा से लेकर आते हैं। और महाराणा राज सिंह उस श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर कहां पे मंदिर बनवाते हैं? तो वह सिहार नाथ द्वारा में क्या बनाते हैं? उसका मंदिर बनवाते हैं श्रीनाथ जी का, जो आज भी क्या है? राजस्थान के फेमस मंदिर में है। इसकी मूर्ति को कौन लेकर आया था? तो गोपाल दास जी। और कौन लेकर आया था? सॉरी, गोविंद दास जी। और कौन लेकर आया था? दामोदर दास जी। कौन लेकर आया था? गोविंद दास जी और दामोदर दास जी क्या लेकर आए थे? इस मूर्ति को कहां से लेकर आए थे? मथुरा से लेकर आए थे। उसके बाद में इन्होंने दूसरा मंदिर बनवाया था। उस मंदिर का नाम था द्वारकाधीश मंदिर। कौन सा है? द्वारकाधीश मंदिर। कौन सा है? द्वारकाधीश मंदिर। यह कहां पे बनाया था? तो यह बनाया था काकरोली। कौन सी जगह बनाया था? काकरोली। काकरोली कहां पे पड़ता है? तो काकरोली पड़ता है राजसमंद। और एक इन्होंने मंदिर कौन सा बनाया था? एक इन्होंने मंदिर बनवाया था अंबा माता मंदिर। कौन सा मंदिर था? अंबा माता मंदिर। कौन सी माता जी का मंदिर बनाया था? अंबा माता मंदिर। कौन से स्थान पर बनाया था? तो आपको ध्यान रखना है कि अंबा माता मंदिर कौन से स्थान पर बनाया था? तो इन्होंने उदयपुर में अंबा माता का मंदिर बनाया था। तो अगर आपसे सांस्कृतिक उपलब्धि पूछे तो सबसे पहला मंदिर कौन सा है? तो सबसे पहला मंदिर है श्रीनाथ मंदिर। कहां पर बनाया था? सिहाड़ नाथ द्वारा में। कौन सी जगह बनाया था? सिहाड़ नाथ द्वारा में। कौन से जिले में पड़ता है? राजसमंद जिले में। इसकी मूर्ति कब लेकर आए थे? 1627 में गोविंद दास जी और दामोदर दास जी कहां से लेकर आए थे? मथुरा से इसकी मूर्ति लेकर आए थे। उसके अलावा एक द्वारकाधीश मंदिर जो कि कांकरोली राजसमंद, और एक अंबा माता मंदिर जो कि कहां पर बना गया है? उदयपुर में अंबा माता मंदिर बना गया है। ये किसकी उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां है? महाराणा राज सिंह की। उसके अलावा हम बात करें तो इन्होंने कुछ जल स्रोतों का निर्माण कराया था। क्या है? कुल जल स्रोतों का निर्माण करवाया था। अब कौन कौन से जल स्रोत हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिमुखा बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? त्रिमुखा बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? त्रिमुखा बावड़ी। इसको जया बावड़ी, इसको क्या बोलते हैं? जया बावड़ी भी बोलते हैं। इनकी जो रानी थी, रानी का नाम क्या था? राम रसदे। रानी राम रसदे ने क्या बनवाया था? इसका निर्माण कराया था। किसका? त्रिमुखा बावड़ी या जया बावड़ी का। किसने निर्माण कराया था? रानी राम रसदे ने। वैसे इन्होंने एक और तालाब का निर्माण कराया था। उस तालाब का नाम है जाना सागर तालाब। कौन सा तालाब है? जाना सागर तालाब। जाना सागर तालाब। इनकी जो माता जी हैं उन्होंने इसका निर्माण कराया था। इनकी माता का नाम क्या था? माता का क्या नाम था? जाना दे राठौड़। माता का क्या नाम था? जाना दे राठौड़। जिन्होंने किसका निर्माण कराया था? जिन्होंने जाना सागर तालाब का निर्माण कराया था। और महाराणा राज सिंह ने एक झील का निर्माण कराया था। उस झील का क्या नाम था? उस झील का नाम था राजसमंद झील। महाराणा राज सिंह ने निर्माण कराया था, इसलिए झील का क्या नाम था? राजसमंद झील। तो अगर जल स्रोत पूछे कि महाराणा राज सिंह द्वारा कौन कौन से जल स्रोत बनाए गए थे, तो आपको लेना है त्रिमुखा बावड़ी या जया बावड़ी जो उनकी रानी राम रसदे ने बनवाई थी, जाना सागर तालाब जो उनकी माता जाना दे राठौड़ ने बनाई थी, और साथ के साथ में क्या बनाई थी? उन्होंने राजसमंद झील का क्या करवाया था? निर्माण कराया था। अब इसके अलावा हम और देखते हैं महाराणा राज सिंह के दरबारी विद्वान। क्या देखेंगे अब? महाराणा राज सिंह के दरबारी विद्वान। क्या है? महाराणा राज सिंह के दरबारी विद्वान। एक दरबारी विद्वान का नाम है किशोरदास। एक दरबारी विद्वान का नाम है किशोरदास। इनकी किताब, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? राज प्रकाश।
इनकी पुस्तक क्या नाम है? राज प्रकाश। एक दरबारी विद्वान का क्या नाम है? सदाशिव भट्ट। बुक का क्या नाम है? राज रत्नाकर। एक का नाम है कविमान। बुक का क्या नाम है? राजविलास। आपको ये जो दरबारी विद्वान है इनके अलावा इनको और कौन कौन सी याद रखनी है? आपको इनकी बुक से याद रखनी है, क्योंकि महाराणा प्रताप के बाद में मेवाड़ के जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा हो जाता है वह कौन हो जाता है? राज सिंह जी। तो आपको क्या है उनके बारे में थोड़ी ध्यान रखनी है। वैसे एक इनके दरबारी विद्वान का नाम था रणछोड़ भट्ट तेलंग। क्या नाम था? रणछोड़ भट्ट तेलंग। क्या नाम था? रणछोड़ भट्ट तेलंग। इन्होंने दो चीजें लिखी। सबसे पहले इन्होंने कौन सी लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी राज प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति लिखी थी? राज प्रशस्ति। और साथ में इनकी एक और बुक था, उस बुक का क्या नाम था? उस बुक का नाम था अमर काव्य वंशावली। क्या नाम है? अमर काव्य वंशावली। किसकी? रणछोड़ भट्ट तेलंग की। कौन कौन सी दो बुकें हैं? सॉरी, एक तो इन्होंने प्रशस्ति लिखी, प्रशस्ति का क्या नाम है? राज प्रशस्ति। और साथ के साथ में इन्होंने और क्या लिखा था? एक किताब लिखी थी, उस किताब का क्या नाम है? उस किताब का नाम है अमर काव्य वंशावली। क्या नाम है उस किताब का? अमर काव्य वंशावली। एक वैसे ही इनके दरबार में एक और रहते थे, गिरधर ओशिया। क्या है? गिरधर ओशिया। इन्होंने एक रासो साहित्य लिखा था। गिरधर ओशिया ने क्या लिखा था? रासो साहित्य लिखा था। इसका रासो साहित्य का नाम है सगत सिंह रासो। क्या नाम है रासो साहित्य का? सगत सिंह रासो। रासो साहित्य का क्या नाम है? सगत सिंह रासो। जिसमें किसकी जानकारी मिलती है? महाराणा प्रताप के छोटे भाई राणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की जानकारी। किसकी जानकारी? राणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की जानकारी। किसमें? सगत सिंह सगत रासो में। किसकी जानकारी मिलती है? महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की जानकारी कौन से रासो में मिलती है? सगत सिंह रासो में जानकारी मिलती है। और इनके दरबारी कवि का क्या नाम था? एक और दरबारी कवि था, उसका नाम था कल्याण दास। क्या नाम था? कल्याण दास। इन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का क्या नाम है? उस किताब का नाम है गुण गोविंद। क्या नाम है उस किताब का? गुण गोविंद उनकी किताब का नाम है। तो यह किसकी रचनाएं है? तो यह किसकी रचनाएं है? महाराणा राज सिंह के दरबारी विद्वानों की रचनाएं। किसकी रचनाएं हैं? महाराणा राज सिंह के दरबारी विद्वानों की क्या है? यह रचनाएं हैं। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं अमर काव्य वंशावली को लेकर। क्या है? एक किताब हमने पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है? अमर काव्य वंशावली। इस किताब की थोड़ी सी जानकारी अगर आपसे जुटाई जाए तो इस किताब को लिखा किसके टाइम पे है? तो अमर सिंह सेकंड। किसके टाइम पे लिखा है? अमर सिंह सेकंड। इसलिए इसका किताब का क्या नाम रहा है? इस किताब का नाम है अमर काव्य वंशावली। किस किस की जानकारी देती है? तो यह मेवाड़ शासकों की। किसकी जानकारी देती है? मेवाड़ शासकों की। मेवाड़ शासकों की भी कहां से कहां तक जानकारी देगी? तो बप्पा रावल टू किसके शासन, किसके काल तक लिखी गई है? अमर सिंह तक। तो अमर सिंह सेकंड तक के क्या देती है? यह जानकारी। किस किस की जानकारी देती है? बप्पा रावल से लेकर अमर सिंह सेकंड तक के क्या देती है? यह जानकारी देती है। साथ के साथ में इसमें शक्ति सिंह जो महाराणा प्रताप के छोटे भाई हैं, शक्ति सिंह और चेतक, इनकी भी जानकारी अगर कोई सी किताब देती है तो वह कौन सी किताब देती है? तो वह अमर काव्य वंशावली लिखी है। किसने लिखी है यह किताब? तो रणछोड़ भट्ट तेलंग। किसने लिखी है? रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा क्या लिखी गई है? यह किताब लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा यह किताब लिखी गई है। उसके अलावा थोड़ा और एक फैक्ट है कि हमने कौन सी झील पढ़ी थी? राजसमंद झील। कौन सी झील पढ़ी है? राजसमंद झील।
राजसमंद झील के पास में एक स्थान है, राजसमंद झील के पास में एक लोकेशन है, लोकेशन का नाम क्या है? नौचौकीपाल। लोकेशन का नाम क्या है? नौचौकीपाल। हम जब कल अमर सिंह प्रथम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि मेवाड़ मुगल संधि के बाद में महाराणा अमर सिंह कहाँ पे रहने लग गए थे? कौन से स्थान पर रहने लग गए थे? तो नौचौकीपाल पर रहने लग गए थे। कौन से स्थान पर रहने लग गए थे? तो नौचौकीपाल पर रहने लग गए थे। इसके पास में है, राजसमंद झील के पास में यह लोकेशन है। इस राजसमंद झील के पास जो नौचौकीपाल है वहां पर एक प्रशस्ति लिखी हुई है। कौन सी प्रशस्ति है? राज प्रशस्ति। क्या है? राज प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति लिखी हुई है? राज प्रशस्ति लिखी हुई है। इस राज प्रशस्ति के बारे में कहा जाता है कि यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। क्या है? राज प्रशस्ति के बारे में क्या कहा जाता है? विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति की बात कर रहे हैं हम? राज प्रशस्ति। अब राज प्रशस्ति के बारे में एक एक पॉइंट देखें तो राज प्रशस्ति के बारे में किसकी बात में जानकारी देती है? तो राज प्रशस्ति हमें जानकारी देती है राजसमंद झील के पास में कौन सी जगह पर है? नौचौकीपाल के। ये किसकी जानकारी देती है? मेवाड़, मेवाड़ के गुहिल वंश, मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी। कितने शिलालेखों पर उत्कीर्ण? 25 शिलालेख। क्या है? 25 शिलालेख पर उत्कीर्ण। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति। क्या कहा जाता है? विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति को कहा जाता है। साथ के साथ में कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो आपको ध्यान रखना है कि यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी कहां से कहां तक देती है? बप्पा रावल, बप्पा रावल से महाराणा राज सिंह तक, बप्पा रावल से राज सिंह तक की क्या देती है? जानकारी देती है। इसके अलावा और किसकी जानकारी देती है? तो यह हल्दी घाटी। किसकी जानकारी देती है? तो यह हल्दी घाटी युद्ध की। और सबसे इंपॉर्टेंट और किसकी जानकारी देती है राज प्रशस्ति? सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर अब पूछे जाए तो अकाल राहत कार्यों की। क्या है? अकाल राहत कार्यों की जानकारी। और किसकी जानकारी देती है? तो ये अकाल राहत कार्यों की जानकारी, जो कब से कब तक चले? 1662 से लेकर 1671 तक क्या चले हैं? अकाल राहत कार्य। उन सभी की जानकारी कौन सी प्रशस्ति देती है? तो उन सभी की जानकारी हमें कौन सी प्रशस्ति देती है? तो राज प्रशस्ति हमें जानकारी देती है। अब ये अकाल राहत कार्य क्या है? तो जब हम राजसमंद झील पढ़ते हैं तो राजसमंद झील का निर्माण किसके दौरान किया गया था? तो राजसमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के दौरान। किसके दौरान किया गया था? अकाल राहत कार्यों के दौरान किया गया था। तो राजसमंद झील के पास में कौन सी प्रशस्ति लगाई गई है? राज प्रशस्ति। तो स्वाभाविक सी बात है वह हमें और किसकी जानकारी देगी? तो वह हमें और अकाल राहत कार्यों की क्या देगी? वह हमें जानकारी देगी। तो इसी के साथ में थोड़ी और महाराणा राज सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब महाराणा राज सिंह के बारे में बात करते हैं। महाराणा राज सिंह की उपाधियां क्या है? महाराणा राज सिंह की उपाधियां, एक तो इनको उपाधि मिली है विजय कटकाटू। एक इनको उपाधि क्या है? विजय कटकाटू। क्या उपाधि मिली है? विजय कटकाटू। क्या उपाधि मिली है? विजय कटकाटू। और दूसरी इनको उपाधि मिली है क्योंकि जल स्रोतों का निर्माण करवाने के लिए इनको उपाधि मिली है हाइड्रोलिक रूलर। कौन सी उपाधि मिली है? हाइड्रोलिक रूलर। कौन सी उपाधि है? विजय कटकाटू और हाइड्रोलिक रूलर। कौन सी उपाधि मिली है? विजय कटकाटू और हाइड्रोलिक रूलर क्या मिली है? यह इनको महाराणा राज सिंह जी की क्या मिली है? यह उपाधि मिली हुई है। उसके अलावा हम अब बात करेंगे, अब हम अगले राजाओं की बात करते हैं। तो अगले राजाओं में हम बात करेंगे महाराणा जयसिंह। अगले जो मेवाड़ राजा हैं वह अब हम किसकी बात करेंगे? तो अब हम बात करेंगे महाराणा जयसिंह। इसकी बात करेंगे अब हम महाराणा जयसिंह। 1680 से 98 तक क्या है इनका शासनकाल है। अब महाराणा जयसिंह के बारे में बात करें तो इन्होंने भी क्या अपने शासनकाल में क्या है? एक झील का निर्माण करवाया था। किसका? एक झील का निर्माण करवाया था। उदयपुर में वह झील पड़ती है। तो आपने एक नाम सुना होगा एक झील का। कौन सी झील है? जयसमंद।
कौन सी झील है? जयसमंद झील का निर्माण कहाँ पे करवाया था? तो इन्होंने उदयपुर में जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। किधर निर्माण करवाया था? जयसमंद झील का इन्होंने उदयपुर में निर्माण कराया था 1687 से 91 के बीच में क्या करवाया था? जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। पास में इन्होंने एक मंदिर बनवाया था, महादेव जी का, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। इसके पास में बनवाया था? जयसमंद झील के पास में कौन सा मंदिर बनवाया था? नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर इन्होंने बनवाया था। और पास में क्या है? इनकी एक रानी थी। क्या है? इनकी एक रानी थी, कोमला देवी। वह क्या था? इनसे नाराज रहती थी। क्या थी? जय सिंह जी से नाराज रहती थी, इसलिए जयसमंद झील के पास में रानी कोमला देवी की याद में क्या बनवाया था? तो रूठी रानी महल। क्या बनवाया था? रूठी रानी महल। कौन सा महल बनवाया था? तो रूठी रानी का महल। किसने बनवाया था? महाराजा जय सिंह ने बनवाया था। लेकिन इनके बारे में थोड़ी और अगर फैक्टर की बात करें तो इन्होंने क्या किया था कि जो आक्रामक नीति महाराजा राज सिंह ने अपनाई थी मुगलों के विरुद्ध, वह आक्रामक नीति महाराजा जय सिंह अपना नहीं पाते हैं और क्या कर लेते हैं? या औरंगजेब से संधि कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? औरंगजेब से संधि। क्या कर लेते हैं? औरंगजेब से संधि। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो महाराणा राज सिंह है उन्होंने राजस्थान के किस रियासत के राजा को सपोर्ट किया था? तो मारवाड़ के अजीत सिंह को। किसको सपोर्ट किया था? मारवाड़ के अजीत सिंह को सपोर्ट किया था, जो कि अजीत सिंह औरंगजेब का क्या था? सबसे प्रबल शत्रु था। और चूंकि राज सिंह और अजीत सिंह का जो एक गठबंधन था वह क्या कहलाता था? तो वह राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। कौन सा गठबंधन कहलाया था? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। तो महाराणा जयसिंह जी थे तो वह क्या हो गए थे? तो वह राठौड़ सिसोदिया गठबंधन से अलग हो गए थे। क्या हो गए थे? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन से, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन से अलग हो गए थे। तो आपको ये फैक्ट क्या है? आपको ये सब दिए जाए, आपको याद रखने पड़ेंगे। और औरंगजेब से संधि का क्या था कि इन्होंने क्या किया था कि जजिया कर जो मुसलमान शासकों द्वारा गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया गया था, यानी कि हिंदुओं पर लगाया गया था। तो इन्होंने क्या है? जजिया कर का सपोर्ट किया था। किसने? महाराणा जय सिंह ने। किसने किया था? महाराणा जय सिंह ने। इसके बदले इनको 3 परगने कौन से हैं? पूर्व मांडल बदनौर। कौन कौन से परगने हैं? पूर्व मांडल बदनौर। पूर्व मंडल और बदनौर परगने किसको दिए गए थे? महाराणा जयसिंह जी को दिए गए थे। कौन से? पूर्व मंडल बदनौर। कौन से दिए थे? किसको दिए थे? मुगलों को। महाराणा जयसिंह ने किसको ये परगने दिए थे? तो मुगलों को। किसके बदले? जजिया कर के बदले कौन कौन से 3 परगने दिए थे? पूर्व मंडल और बदनौर की जागीरें किसको दी थी? महाराणा जयसिंह ने। तो ये मुगलों को दी थी। उसके बाद में जो अगले राजा आते हैं वह कौन आते हैं? महाराणा अमर सिंह सेकंड। कौन से आते हैं? महाराणा अमर सिंह सेकंड, जिनके समय में कौन सी किताब है? अमर काव्य वंशावली हम पढ़कर आए हैं। अगले जो राजा हैं वह कौन से हैं? अगले राजा वह है महाराणा अमर सिंह सेकंड, जो कि 1698 से 1710। इनके समय की जो सबसे प्रमुख घटना है वह घटना कौन सी है? देववारी समझौता। कौन सी घटना है? देववारी समझौता। सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? देववारी समझौता। राजस्थान की 3 बड़ी रियासतें, राजस्थान की 3 बड़ी रियासतें कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी थी? मेवाड़, दूसरी रियासत थी मारवाड़ और तीसरी रियासत कौन सी थी? आमेर। इन तीनों रियासतों ने आपस में क्या बनाया था? अपना एक गठबंधन बनाया था। आपस में क्या बनाया था? अपना एक गठबंधन बनाया था। मेवाड़ से कौन थे? मेवाड़ से अमर सिंह सेकंड। मेवाड़ से कौन थे? अमर सिंह सेकंड। मारवाड़ से कौन थे? मारवाड़ से थे अजीत सिंह।
मारवाड़ से कौन थे? मारवाड़ से थे अजीत सिंह, और आमेर से कौन थे? सवाई जय सिंह। आमेर से कौन थे? सवाई जय सिंह। इन लोगों के बीच में कौन सा समझौता होता है? इन लोगों के बीच में देवारी समझौता होता है। कौन सा समझौता होता है? देवारी समझौता होता है। कब होता है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद। कब? 1708 में। और 1707 में क्या हो जाती है? 1707 में तो औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उस समय ये जब समझौता औरंगजेब की मृत्यु के बाद कर रहे हैं, तो उस समय का मुगल बादशाह कौन है? उस समय का मुगल बादशाह है बहादुर शाह प्रथम। मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह प्रथम उस समय का मुगल बादशाह है। और इस समझौते की जो शर्तें हैं, वह शर्तें क्या क्या रखी गई हैं? तो वह शर्तें कौन कौन सी रखी गई हैं कि अजीत और जयसिंह को क्या दिलवाया जाएगा? अजीत सिंह और जयसिंह को राज्य वापस दिलवाया जाएगा। किसको? पहली शर्त क्या थी? अजीत सिंह प्लस जयसिंह, इनको क्या दिलाया जाएगा? राज्य वापस। क्योंकि महाराणा जय सिंह के आमेर पर किसने अधिकार कर लिया था? मुगलों ने। और अजीत सिंह का जो राज्य था वह तो क्या था? ऑलरेडी किसके पास था? औरंगजेब के पास में ही था। और दूसरी शर्त क्या थी कि जो अमर सिंह सेकंड, जो अमर सिंह सेकंड था, इनकी पुत्री, अमर सिंह सेकंड की जो पुत्री थी उसका क्या नाम था? चंद्रकंवर। अमर सिंह सेकंड की क्या थी? पुत्री, उसका क्या नाम था? चंद्रकंवर। उसका विवाह किनके साथ किया जाएगा? सवाई जय सिंह। किनके साथ में किया जाएगा? सवाई जय सिंह के साथ में। और यह क्या बनेगा? तो यह आमेर का अगला राजा। इनका पुत्र क्या बनेगा? आमेर का अगला राजा। चंद्रकंवर का जो पुत्र है वह क्या बनेगा? आमेर का अगला राजा। तो इस शर्त के साथ में कौन सा समझौता होता है? देवबारी समझौता, जिसमें अजीत सिंह और जय सिंह को क्या दिलवाया जाएगा? राज्य वापस दिया जाएगा। और साथ के साथ में अमर सिंह सेकंड के पुत्र चंद्रकंवर का विवाह किसके साथ में करवा दिया गया था? सवाई जय सिंह के साथ में, जिनका पुत्र क्या बनेगा? आमेर का राजा बनेगा। और एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि महाराणा अमर सिंह के समय में मेवाड़ में कौन सी पगड़ी ट्रेंड में आई थी? अटपटी पगड़ी। कौन सी पगड़ी ट्रेंड में आई थी? अटपटी पगड़ी। यह हम किस में पढ़ेंगे? तो यह हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। कौन सी पगड़ी ट्रेंड में आई थी? तो अटपटी पगड़ी क्या है? यह महाराणा अमर सिंह सेकंड के समय में क्या आई थी? यह ट्रेंड में आई थी। उसके बाद में जो अगला राजा पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। अगला राजा कौन पढ़ेगा? महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। क्या संग्राम सिंह फर्स्ट हम पढ़कर आए हैं? तो संग्राम सिंह फर्स्ट, महाराणा सांगा का ही वास्तविक नाम क्या था? संग्राम सिंह सेकंड था। शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1710 से 1734। क्या है? 1710 से क्या है? 1734 तक। इस समय तक जब महाराणा संग्राम सिंह सेकंड राजा बनते हैं, उस समय तक मुगल बहुत कमजोर हो चुके थे। क्योंकि मुगल आखिरी मुगल बादशाह जो सबसे शक्तिशाली था वह क्या था? औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जितने भी मुगल बादशाह आए थे वह सभी क्या थे? वह सभी गंवार टाइप के, मतलब कमजोर शक्ति वाले मुगल बादशाह थे। और इसलिए क्या है कि अब राजस्थान में मुगलों की शक्ति हो गई थी, खत्म हो गई थी। लेकिन अब राजस्थान में नई शक्ति का उदय हो रहा था। वह कौन सी शक्ति थी? मराठा। कौन सी शक्ति थी? मराठा। इसलिए औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। 1707 में किसकी मृत्यु हो जाती है? औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद में जो राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें एक अलग शक्ति का हस्तक्षेप देखने को मिलता है। वह कौन सी शक्ति है? तो वह है मराठा। कौन सी शक्ति है? मराठा। कहाँ के थे ये? महाराष्ट्र के थे। तो संग्राम सिंह सेकंड के समय में जो शक्ति का उदय होता है वह कौन सी शक्ति होती है? तो वह मराठा होती है। लेकिन उससे पहले इनकी कलात्मक गतिविधियों की बात करेंगे तो इन्होंने किसका निर्माण कराया था? उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी। किसका निर्माण कराया था? सहेलियों की बाड़ी। और सिसरमा वैद्यनाथ मंदिर। कौन सा? सिसरमा वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कहां पे करवाते हैं? तो यह उदयपुर में करवाते हैं। कौन कौन से इनके कलात्मक कार्यों की बात करेंगे तो सहेलियों की बाड़ी और सिसरमा वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कहां पे करवाते हैं? उदयपुर में करवाते हैं। और उदयपुर में सिसरम वैद्यनाथ मंदिर में क्या लिखी हुई है? वैद्यनाथ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति लिखी गई है? वैद्यनाथ प्रशस्ति लगी हुई है। जो हमें किसकी जानकारी देती है वैद्यनाथ प्रशस्ति? हमें
तो वैद्यनाथ प्रशस्ति हमें एक युद्ध की जानकारी देती है। कौन से युद्ध की? बांधनवाड़ा। कौन सा युद्ध है? कौन से युद्ध की जानकारी देती है? बांधनवाड़ा युद्ध की जानकारी देती है। और वैद्यनाथ प्रशस्ति को किसने लिखा है? तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा, रूप भट्ट ने वैद्यनाथ प्रशस्ति को लिखा है। किसने लिखा है? रूप भट्ट ने। क्या लिखा गया है? वैद्यनाथ प्रशस्ति में लिखा गया है। अब बांधनवाड़ा का युद्ध क्या है? कौन सा युद्ध है? बांधनवाड़ा, जिसकी जानकारी कौन सी देती है? वैद्यनाथ प्रशस्ति। बांधनवाड़ा का युद्ध होता है 1711 में। कब होता है? 1711 में। इसका रीजन क्या था? तो यह युद्ध होता है मेवाड़ वर्सेज मुगल। किस किस के बीच में होता है? मेवाड़ वर्सेज मुगल। कारण क्या था? क्योंकि मेवाड़ महाराणा जयसिंह के द्वारा दिए गए जजिया कर के बदले दिए गए 3 परगनों को लेना चाहता था। कौन कौन से 3 परगने थे? पूर्व, मांडल, बदनौर। कौन कौन से 3 परगनों को लेना चाहता है मेवाड़ वापस? पूर्व, मंडल और बदनौर परगनों को क्या है? मेवाड़ वापस लेना चाहता है। इसलिए अब कौन सा युद्ध होता है? बांधनवाड़ा। बांधनवाड़ा कौन सी जगह पे है? तो बांधनवाड़ा है अजमेर में। कौन कौन से परगनों के कारण होता है? पूर्व, मंडल, बदनौर परगने के कारण होता है। और इसमें मुगल सेनापति कौन आता है? तो मुगल सेनापति रणबाज खान। कौन आता है? मुगल सेनापति रणबाज खान। लेकिन इसमें जीतता कौन है? तो इस युद्ध में कौन जीतता है? तो मेवाड़ की सेना क्या होती है? इस युद्ध में जीत जाती है। कौन से युद्ध में है? बांधनवाड़ा के युद्ध। जिसकी जानकारी हमें कौन सी प्रशस्ति देती है? तो उसकी जानकारी हमें वैद्यनाथ प्रशस्ति देती है। कौन सी प्रशस्ति देती है? वैद्यनाथ प्रशस्ति देती है। उसके अलावा संग्राम सिंह सेकंड के टाइम में राजस्थान में या मेवाड़ में किसका दबदबा बढ़ गया था? मराठों का दबदबा बढ़ गया था। और मराठों ने क्या कर लिया था? मेवाड़ से चौथ वसूलना प्रारंभ। क्या है? मेवाड़ से चौथ वसूलना प्रारंभ। मेवाड़ से क्या कर लिया था? मेवाड़ से चौथ वसूलना प्रारंभ कर लिया था। किसने मेवाड़ से चौथ वसूलना प्रारंभ कर लिया था? मराठों ने मेवाड़ से चौथ वसूलना प्रारंभ कर लिया था। और उसके अलावा एक और फैक्टर आपको याद रखना है कि महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने एक और महल का निर्माण कराया था। कौन सा? जगत निवास। कौन से महलों का निर्माण करवाया था? जगत निवास महलों का। ये महल भी कहां पर बने हुए हैं? तो यह महल भी उदयपुर में बने हुए हैं। कहां पर बने हुए हैं? तो यह महल भी उदयपुर में बने हुए हैं। जगत निवास महल का निर्माण कहां पर करवाया था? तो इन्होंने उदयपुर में इनका निर्माण करवाया था। उसके बाद में अगले जो राजा आते हैं वे कौन आते हैं? महाराणा जगत सिंह सेकंड। अगले राजा कौन है? महाराणा जगत सिंह सेकंड। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1734 से 1751 तक। कब कब तक है इनका टाइम पीरियड? 1734 से 1751। इनके समय की जो सबसे प्रमुख घटना है वह एक सम्मेलन है। कौन सा सम्मेलन है? हुरडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है? हुरडा सम्मेलन। किसके समय में होता है? तो यह जगत सिंह सेकंड के समय में होता है। कब होता है? तो 17 जुलाई 1734। कब होता है? 17 जुलाई 1734 को कौन सा सम्मेलन होता है? तो यह हुरडा सम्मेलन होता है। इस हुरडा सम्मेलन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या हुआ था? राजस्थान के सभी राजा एकत्र। क्या हुए थे? राजस्थान के सभी राजा एकत्रित हुए थे। किसके खिलाफ हुए थे? तो यह भी ध्यान रखना है, मराठों के खिलाफ। क्योंकि मराठों ने राजस्थान से क्या वसूलना प्रारंभ कर दिया था? तो मराठों ने राजस्थान से चौथ वसूलना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए राजस्थान की सभी रियासतें क्या परेशान थी? अब मराठों से परेशान थी। उन मराठों को हराने के लिए अब इन्होंने क्या है? सभी ने एक अपना सम्मेलन बुलाया था। सभी ने अपना गठबंधन करने हेतु एक सम्मेलन बुलाया था। उस सम्मेलन को क्या नाम देते हैं? हुरडा सम्मेलन। कहां पर कब होता है? उदयपुर में 17 जुलाई 1734 को। क्या है? राजस्थान के सभी राजा एकत्रित होते हैं। किसके खिलाफ होते हैं? मराठों के खिलाफ होते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी रियासत क्या है इसमें शामिल होती है। जाहिर सी बात है ये सम्मेलन कहां पे बुलाया जा रहा है? तो सम्मेलन कहां पे बुलाया जा रहा है? उदयपुर में।
तो उदयपुर के जो राजा हैं वह कौन है? जगत सिंह सेकंड। वह तो इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और जगत सिंह सेकंड क्या कर रहे थे? इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। जगत सिंह सेकंड क्या कर रहे थे? इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। कहाँ के थे ये? उदयपुर के। कौन सी रियासत से? मेवाड़ रियासत से। इसके बाद में हम बात करें आमेर से कौन थे? तो आमेर से सवाई जयसिंह। आमेर से कौन आए थे? सवाई जयसिंह। कहाँ से थे? आमेर से। उसके बाद में अगले जो राजा हैं वह कौन है? अभय सिंह। मारवाड़। उसके बाद में भक्त सिंह। भक्त सिंह का क्या राजा थे? नागौर। और फिर जोरावर सिंह। कहां से थे? बीकानेर से। उसके बाद में एक राजा और है दलेल सिंह। कहां से थे? बूंदी से। राज सिंह, ये कहां से थे? तो यह किशनगढ़। कहां पर है? अजमेर रियासत में। दुर्जन साल, कहां के राजा थे? कोटा के। और गोपाल पाल, ये कहां के राजा थे? करौली के। तो आपसे पूछा जाए कि हुरडा सम्मेलन में राजस्थान के किन किन राजाओं ने भाग लिया था, तो यह सभी उनकी लिस्ट है। कौन कौन से थे? उदयपुर से जगत सिंह सेकंड, जो कि क्या थे? इस सम्मेलन के क्या थे? अध्यक्ष थे। आमेर से कौन थे? सवाई जय सिंह। मारवाड़ से कौन थे? मारवाड़ से थे अभय सिंह। मारवाड़ से कौन आए थे? अभय सिंह। भक्त सिंह कहाँ के थे? भक्त सिंह नागौर से थे। भक्त सिंह कहाँ पे थे? नागौर से थे। जोरावर सिंह कहाँ से थे? बीकानेर से। दलेल सिंह बूंदी से। राज सिंह किशनगढ़। दुर्जन साल कहाँ से थे? कोटा से। और गोपाल पाल कहाँ से आए थे? तो यह करौली से आए थे। और साथ के साथ में जो इनका एक दरबारी था, एक दरबारी ने भी हिस्सा लिया था। उस दरबारी का क्या नाम था? उस दरबारी का नाम था नेकराम। दरबारी का क्या नाम था? नेकराम। उन्होंने भी क्या लिया था? हुरडा सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और इसी नेकराम ने क्या किया था? एक ग्रंथ की रचना की थी। उस ग्रंथ का क्या नाम था? उस ग्रंथ का नाम था जगत विलास। क्या नाम था? जगत विलास। आपको बस एक क्या नाम रखना है? दरबारी का नाम याद रखना है। किसका? महाराणा जगत सिंह सेकंड का, जिन्होंने किसकी रचना करी थी? जगत विलास की रचना करी थी। किसकी रचना करी थी? उन्होंने जगत विलास की रचना करी थी। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट राजा हैं वह कौन से हैं? वह है महाराणा भीम सिंह। कौन है? महाराणा भीम सिंह। कौन है? महाराणा भीम सिंह। इनके समय का जो एक प्रसिद्ध विवाद है वह कौन है? कृष्णा कुमारी विवाद। क्या है? कृष्णा कुमारी विवाद। कौन सा विवाद है? कृष्णा कुमारी विवाद। अब आखिर कृष्णा कुमारी विवाद हुआ क्या था? तो राजस्थान की तीन प्रमुख रियासतें, क्या है? राजस्थान की तीन प्रमुख रियासतें, एक तो कौन सी है? मेवाड़। एक कौन सी है? एक है मारवाड़। और एक रियासत कौन सी है? एक रियासत है जयपुर। कौन सी है? जयपुर है। मेवाड़ में शासन कौन कर रहे हैं? भीम सिंह जी। मेवाड़ के राजा कौन है? भीम सिंह। भीम सिंह जी की एक पुत्री है। उन पुत्री का क्या नाम है? कृष्णा कुमारी। पुत्र का क्या नाम है? कृष्णा कुमारी। वैसे मारवाड़ के एक राजा हैं, उनका भी नाम क्या है? उनका भी नाम है भीम सिंह। मारवाड़ के राजा हैं, उनका भी क्या नाम है? भीम सिंह है। कृष्णा कुमारी की सगाई किसके साथ में हो जाती है? कृष्णा कुमारी की सगाई भीम सिंह के साथ में। कृष्णा कुमारी जी की सगाई किसके साथ में हो जाती है? भीम सिंह जी के साथ में हो जाती है। यह पहली सगाई। फर्स्ट सगाई किनके साथ में होती है? तो भीम सिंह जी के साथ में। पहली सगाई किनके साथ में होती है? भीम सिंह जी के साथ में। लेकिन भीम सिंह जी की क्या हो जाती है? भीम सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। और उनके बाद में जो अगले राजा बनते हैं वे कौन बनते हैं? तो अगले राजा बनते हैं मान सिंह। अगले राजा कौन बनते हैं? मान सिंह। जब कृष्णा कुमारी जी की सगाई भीम सिंह जी से होती है, जो कहाँ के राजा हैं? मारवाड़ के।
लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए अब कृष्णा कुमारी की दूसरी सगाई कर दी जाती है। क्या? कृष्णा कुमारी की सेकंड सगाई कर दी जाती है। किसके साथ में? जयपुर के राजा कौन? जगत सिंह सेकंड। जयपुर के राजा कौन? जगत सिंह सेकंड। जयपुर के राजा जगत सिंह सेकंड के साथ में क्या कर दी जाती है? दूसरी सगाई कर दी जाती है। अब इस बात को लेकर विरोध कौन दर्शाता है? इस बात को लेकर मारवाड़ विरोध दर्शाता है। इस बात को लेकर कौन विरोध दर्शाता है? इस बात को लेकर मारवाड़ विरोध दर्शाता है। मारवाड़ ये बोलता है कि कृष्णा कुमारी की पहली सगाई भीम सिंह जी के साथ हुई थी, पहले भीम सिंह जी से उनका विवाह नहीं हुआ था, लेकिन वह एक मौखिक रूप से क्या हो चुकी थी? मारवाड़ राज परिवार के सदस्य हो चुकी थी, इसलिए अब उनका संबंध कहीं और नहीं जुड़ सकता था। और जयपुर के साथ में क्या थे? वह संबंध जोड़ने के लिए बिल्कुल भी क्या कर रहे थे? मना कर रहे थे। लेकिन जयपुर वाले बोल रहे थे कि शादी थोड़ी हुई थी। इस कारण अब कृष्णा कुमारी के चक्कर में अब कौन दो रियासतों में टकराव हो गया था। तो अब जयपुर और मारवाड़, कौन सी में? जयपुर और मारवाड़ रियासतों में क्या है? टकराव हो चुका था। और एक टकराव किस युद्ध के लिए था? तो एक गिंगोली। कौन सा युद्ध था? गिंगोली, या हम बोल सकते हैं परबत्सर। कौन सा युद्ध है? गिंगोली या परबत्सर का युद्ध कब हुआ था? 1807 में। कब होता है? 1807 में। किन किन के बीच में होता है गिंगोली परबत्सर का युद्ध? तो जयपुर वर्सेज मारवाड़। किन किन के बीच में होता है? जयपुर वर्सेज मारवाड़। जयपुर से कौन आते हैं? जगत सिंह सेकंड। और मारवाड़ से राजा कौन है? मान सिंह। इनके बीच में कौन सा युद्ध होता है? गिंगोली परबत्सर का युद्ध। किसको लेकर? कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर क्या है? इनका युद्ध होता है। जब ये युद्ध होता है तो जब मेवाड़ देखते हैं कि हमारी वजह से क्या है राजपूतों में दरार आ रही है, कृष्णा कुमारी की वजह से क्या है एक दो रियासतें जयपुर और मारवाड़ लड़ती है, तो फिर भीम सिंह जी बड़ी दुविधा थे कि आखिर इसका क्या किया जाए, सॉल्यूशन क्या किया जाए। तो उनके दरबारी में कौन थे? चुंडावत जी। तो एक का नाम था अजीत सिंह चुंडावत, जो उस समय थे। कौन थे? अजीत सिंह चुंडावत। और उनके साथ में एक और था, उनके साथ में एक और जो कि बहरिया लुटेरा था, लेकिन उसका राजस्थान में दबदबा था। उसका क्या नाम था? आमिर खान पिंडारी। क्या नाम था? आमिर खान पिंडारी। आमिर खान पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत महाराणा भीम सिंह को सलाह देते हैं कि अगर ऐसे चलता रहा तो मारवाड़ और जयपुर रियासतों के बीच में घनघोर युद्ध हो रहा है, और ऐसे ही चलता रहा तो ये किसी दिन मेवाड़ पर भी हमला कर देंगे। यह राजपूताना की शांति के लिए क्या है? खतरा है। और हमें अगर इस युद्ध को समाप्त करना होगा तो दोनों के बीच में क्या करवाना पड़ेगा? समझौता करवाना पड़ेगा। लेकिन समझौता करवाया कैसे जा सके, करवाया कैसे जाए? क्योंकि कृष्णा कुमारी का विवाह तो किसी एक से ही होना था, दोनों रियासतों में तो वह शादी कर नहीं सकती थी। इसलिए आमिर खान पिंडारी और अजीत सिंह की सलाह पर क्या कर लिया जाता है? कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया जाता है। आमिर खान पिंडारी और अजीत सिंह की सलाह पर क्या कर दिया जाता है? कृष्णा कुमारी को जहर, क्या है? कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया जाता है। और कृष्णा कुमारी को जहर देकर क्या कर दी जाती है? उनकी हत्या कर दी जाती है। संभव से कहा जाता है कि उस निर्दोष बालिका की हत्या जो जहर देकर करी गई थी, शायद अभिशाप उस निर्दोष बालिका की आत्मा का लगा होगा कि कुछ ही दिनों बाद में, कब? 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ द्वारा किसके अधीनता स्वीकार कर ली जाती है? अंग्रेजों की। तो 13 जनवरी 1818 को भीम सिंह जी किसके साथ में संधि कर लेते हैं? तो अंग्रेजों के साथ में संधि। किसके साथ में संधि कर लेते हैं? अंग्रेजों के साथ संधि। किसके साथ में संधि कर लेते हैं? अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेते हैं। और अंग्रेजों के साथ में संधि करने वाले में कौन आते हैं? ठाकुर अजीत सिंह। मेवाड़ की तरफ से कौन जाते हैं? ठाकुर अजीत सिंह। मेवाड़ की तरफ से कौन जाते हैं? ठाकुर अजीत सिंह। और अंग्रेजों की तरफ से कौन रहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ। अंग्रेजों की तरफ से कौन रहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मेवाड़ रियासत क्या है कि संधि कब करी थी? तो 13 जनवरी 1818 को। अंग्रेजों की तरफ से कौन आए थे? चार्ल्स मेटकॉफ। और मेवाड़ की तरफ से ठाकुर अजीत सिंह। और उस समय जो मेवाड़ का जो पीए था वह कौन था? कर्नल जेम्स टॉड। कौन थे?
कर्नल जेम्स टॉड, जिनकी सलाह पर महाराणा भीम सिंह जी द्वारा क्या कर ली जाती है, अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली जाती है। और इसी के साथ में जो हमारा मेवाड़ का इतिहास था, जो कि हमने कहाँ से शुरू किया था, बप्पा रावल से लेकर शुरू किया था, तो वह मेवाड़ के इतिहास की सारी क्लासेज महाराणा भीम सिंह तक आकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कि जो इतिहास हमने पढ़ा था कि 734 ईस्वी में इस पर अधिकार करके, चित्तौड़ पर अधिकार करके जो मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास शुरुआत हुआ था, वह 13 जनवरी 1818 तक क्या हो जाता है, अंग्रेजों के साथ संधि करने के साथ में हमारे आरएस प्रीलिम्स में जो सिलेबस है उस हिसाब से कंप्लीट हो जाता है। हालांकि मेवाड़ का इतिहास है, महाराणा भीम सिंह के बाद में भी बहुत से राजा हैं जो हमें पढ़ने हैं, लेकिन वह सभी क्या है कि जो हम आधुनिक राजस्थान के इतिहास पढ़ेंगे वहां पर उन सभी राजाओं को कवर करते चलेंगे। लेकिन मध्यकाल के हिसाब से जहाँ तक महाराणा भीम सिंह तक क्या है, आपके सभी राजा होते हैं वे कंप्लीट होते हैं। मेवाड़ के इतिहास आज से आप कंप्लीट होता है। कल से हम और नए टॉपिकों की तरफ बढ़ेंगे। राजस्थान हिस्ट्री की क्लास है आपको क्या है निरंतर मिला करेंगे। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और साथ के साथ में आज मेवाड़ हिस्ट्री से रिलेटेड आपको जितने भी पीवाईक्यू टेस्ट हैं, समथिंग 7-8 पीवाईक्यू टेस्ट बता रहे थे मुझे, कि वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर क्लास अपलोड होने के तुरंत बाद ही आज आपको डाल दे जाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। आप लगातार लेक्चर देखते रहिए, और साथ के साथ में क्या कीजिए, पीवाईक्यू दीजिए। धन्यवाद।